हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिशरी का, जिसका चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ फिश कल्टीवेशन। अभी फ़िश कल्टीवेशन मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में बोलती रहती हूँ कि जब भी आपको कोई चैप्टर स्टार्ट करना होता है, आपको चैप्टर के टाइटल को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, सो दैट आपको बाकी का पूरा चैप्टर बहुत ईजी जाएगा। तो फ़िश कल्टीवेशन मतलब क्या होता है, आपकी जो फ़िश है उसका पालन पोषण एक टाइप से, उसको अगर हम शुद्ध हिंदी में अगर बोले तो, या फिर मैं अगर आपको इसका एक सिनोनिम बताऊँ तो मैं आपको वो भी बता सकती हूँ, जो कि है आपका रेजिंग। फ़िश को रेज करना, कल्टीवेट करना, ठीक है। जो छोटी फ़िश होती है, बेबी फ़िश, उससे अडल्ट फ़िश तक की जो स्टेज होती है ना, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू जाना पड़ता है फ़िश को। मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। जैसे आप खुद सोचो, जब आप छोटे हैं और आप बड़े हैं, इन दो स्टेजेस में कुछ ना कुछ तो अंतर है। कितना अंतर है, कितना लाइक छोटा होने से बड़े होने तक बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है और इतनी ज़्यादा डिफरेंस को पार करना पड़ता है। और हमारा तो थोड़ा ठीक भी है, बट फ़िश का आप खुद सोचो, फ़िश को कल्टीवेट करने के लिए फिशरमैन चाहिए होगा। हमारे लिए पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट है फॉर अवर अपब्रिंगिंग, बट स्टिल थिंग कम हियर, दैट इज़ हम खुद इतने कैपेबल हैं थोड़े बड़े हो जाने के बाद कि हम खुद का खाना खुद खा सके। बट फ़िश को नेचुरल फूड अगर अवेलेबल है तो ही वो फीड करेंगे, अदरवाइज़ आर्टिफिशियल फूड अवेलेबल करवा के देना होता है। एरेशन मतलब ऑक्सीजन, वाटर में एरेट, अगर वाटर एरेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वाटर एरेटेड नहीं है तो उसको एरेशन प्रॉपर देना बहुत ज़रूरी होता है। और एक फ़िशरमैन जो फ़िश को कल्टीवेट कर रहा है, फ़िश कल्टीवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, क्योंकि जो फ़िश है स्मॉल से लेके जब बड़ी होगी, उसका जब प्रॉपर कल्टीवेशन होगा, उसका प्रॉपर फूड, प्रॉपर एरेशन दिया जाएगा, सब कुछ देकर जब फ़िश एक अडल्ट बन जाएंगी, तभी जो फ़िश है ये एक तो वो फ़िशरमैन खाएगा या फिर बेचेगा, वो उसके ऊपर है। बेचेगा तो प्रॉफिट कमाएगा, अगर खाएगा तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये फ़िश कल्टीवेशन, क्योंकि जब वो खाएगा तब उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऑफ कोर्स अब आप नहीं खाते, मैं नहीं खाती, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के लोग नहीं खाते। बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये एक टाइप से इसके ऊपर ही सारा उनका, क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या बोलूँ मैं, आप समझ जाओ कि उसके ऊपर ही उनका सारा मतलब वो पूरी तरीके से उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है सॉर्ट ऑफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से मतलब मेन पर्पज़ इस वाले पोर्शन, इस पैराग्राफ से। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, इंश्योर करती हूँ, अगेन इंश्योरिंग टू यू ऑल दैट मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, लाइन बाय लाइन करूँगी, एक भी वर्ड नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और मैं आपको बहुत ईजी लेवल में समझाऊँगी। मेरे वीडियोस थोड़े लॉन्ग होते हैं, थोड़े लेंदी होते हैं, बिकॉज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। आपको शायद बोर भी होता होगा, बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में एमसीक्यू से बहुत क्वेश्चन आते हैं और मैंने बहुत बार आपको बोला है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके आप फिशरीज़ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू डू दिस लेसन का रीडिंग थ्रू आउट, मतलब पूरा लेसन आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना भी है, क्योंकि यहाँ पे रट्टा मारने लायक कुछ है ही नहीं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है मेन पर्पज़ ऑफ फ़िश कल्चर। हमको फ़िश को रेस करना है, फ़िश को ग्रो करना है। फ़िश कल्चर क्यों करना है, मतलब हमको, मतलब फिशरमैन को। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़िश को प्रोड्यूस करना। देखो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों वर्ड को अंडरलाइन करो। हमको क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज बोथ देखना है। मतलब हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ़िश चाहिए, बट जितनी फ़िश हम प्रोड्यूस करेंगे, जितनी भी हम फ़िश प्रोड्यूस करेंगे, जितना भी वो नंबर होगा, वो जितनी भी फ़िश होंगी वो क्वालिटी वाइज भी अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा हो गया कि हमने बहुत ज़्यादा फ़िश कल्टीवेट कर ली, बट वो सारी की सारी फ़िश की क्वालिटी इतनी ख़राब है कि वो ना ही टेस्ट में अच्छी है, ना ही उनका फ्लैश अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ऐसी फ़िश नहीं होनी चाहिए। ऐसी फ़िश होगी जो कि क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज दोनों वाइज अच्छी होगी, ऐसी फ़िश को कल्चर करने का कोई बेनिफिट है, अदरवाइज देर इज़ नो बेनिफिट ऑफ फिश कल्चरिंग। द मेथड adopted फॉर फिश कल्चर इज in a particular area is dependent upon the available water source and climatic conditions। देखो हर जगह पे अपनी अपनी सुविधाएं होती है अलग अलग तरीके की, उसके अनुसार ही फ़िश कल्चरिंग किया जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक जगह में सी वाटर ही प्रेजेंट है, या फिर एक जगह में फ्रेश वाटर ही
या फिर स्वीट वाटर प्रेजेंट है, उस जगह में अगर आप बोलेंगे कि ब्रैकिश वाटर के अंदर फ़िश कल्चर कराओ या फिर ब्रैकिश वाटर वाला फ़िश कल्चर करवाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे जगह पे जहाँ पे सिर्फ फ्रेश वाटर या फिर स्वीट वाटर ही है अवेलेबल, वहाँ पे सिर्फ ऐसी फ़िश को ही हम कल्टीवेट कर पाएंगे जो स्वीट वाटर में वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो टॉलरेट कर पाएंगी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट कर पाएंगी। हम कोई स्पेशल ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करने वाले हैं हर एक टाइप का फ़िश कल्चर। तो हमारे यहाँ पे अगर ब्रैकिश वाटर की अवेलेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, तो हमारे यहाँ पे जितनी भी फ़िश का कल्चर होगा वो सभी ब्रैकिश वाटर वाली होगी। उनको ब्रैकिश वाटर में रहना पसंद होगा, उनका वही एक तरीके से हैबिटेट होगा जिसको हम नीश बोलते हैं। एक तरीके से वही उनका नीश होना चाहिए उस तरीके से। तो फ़िश कल्चर जो होता है वो डिपेंड करता है, फ़िश कल्चर जगह जगह पे अलग अलग टाइप का होगा क्योंकि अलग अलग रिसोर्सेज जगह जगह पे प्रेजेंट है। हेंस फिशेस आर बीइंग कल्चर्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज है और डिफरेंट रिसोर्सेज में डिफरेंट टाइप से फ़िश का कल्चरिंग किया जाता है। यहाँ पे हमारा पॉन्ड कल्टीवेशन या फिर पॉन्ड कल्चर क्या कहता है? पॉन्ड कल्चर मेथड इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड इन फिश फार्मिंग। तो हमारा जो पॉन्ड कल्चर है, पॉन्ड कल्चर मतलब क्या कि एक पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हम फ़िश को कल्टीवेट करेंगे। ये एक मेथड है, ये बहुत ट्रेडिशनल है, मतलब बहुत पुरानी है, सदियों से चलती जा रही ऐसी मेथड फ़िश फार्मिंग की। इट इज़ अडॉप्टेड बाय फिश फार्मर थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ द फिश फार्मर ने इसको अडॉप्ट किया है कि पॉन्ड में कल्टीवेट करना है फ़िश को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स लाइक नर्सरी, रेयरिंग एंड स्टॉकिंग पॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सकैवेशन इन द अर्थ नियर द पेरिनियल वाटर सोर्स। पेरिनियल वाटर सोर्स मतलब क्या? एक ऐसी जगह जहाँ पे पूरे साल भर, देखो एक होता है सीजनल और एक होता है पेरिनियल। पेरिनियल मतलब क्या? एक ऐसी वाटर बॉडी जिसमें थ्रू आउट द ईयर पानी भरा रहेगा, और एक ऐसी वाटर बॉडी जिसमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर सीज़न में पानी आपको देखने मिलेगा। मतलब इमेजिन करो, मैं बोल रही हूँ कि कोई सीजनल पॉन्ड है, इसका मतलब क्या होगा कि उस पॉन्ड में किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में, अब वो सीज़न कौन सा होगा वो उसके लिए डिपेंडेंट है क्योंकि वो सीजनल है। चलो मानो मैंने बोला कि एक है विंटर सीजनल पॉन्ड, तो ये विंटर सीजन में ही आपको दिखेगा इसके अंदर वाटर भरा हुआ पानी, बाकी किसी भी समर या फिर किसी और सीज़न में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा वाटर। वही अगर मैं बोलूँ एक पेरिनियल पॉन्ड है, तो पेरिनियल पॉन्ड में समर हो, विंटर हो या फिर कोई भी सीज़न हो, सारे के सारे सीज़न में, मानसून सीज़न हो, कोई भी सीज़न हो, आपको ऑल द सीजन्स में ये पूरा पॉन्ड भरा हुआ दिखेगा। इसी को बोलते हैं पेरिनियल। तो ऐसी हमारे अर्थ में ऐसी बहुत सारी वाटर बॉडीज़ है जो कि पेरिनियल है। ऐसी पेरिनियल वाटर बॉडी ही यूज़ की जाती है सिर्फ पॉन्ड के कंस्ट्रक्शन के लिए। और डिफरेंट पॉन्ड, देखो अलग अलग टाइप के पॉन्ड है, नर्सरी पॉन्ड है, रेयरिंग पॉन्ड है, स्टॉकिंग पॉन्ड है। नर्सरी पॉन्ड थोड़ा छोटा होता है क्योंकि यहाँ पे छोटी टाइप की छोटी वाली मछलियाँ डाली जाती है, उनकी ग्रोथ करने के लिए रखा जाता है। आप खुद सोचो ना, छोटी मछली, बड़ी मछली, बहुत बड़ी मछली, ऐसे सारे मछलियों को, ऐसे सारे फ़िश को अगर आप एक ही पॉन्ड में अगर रखोगे तो सारे के सारे आपके जो फ़िशेस हैं उनको डैमेज होगा, क्योंकि बड़ी फ़िशेस क्या होगी, छोटे फ़िशेस को कुछ एक तरीके से नुकसान ही होगा। फूड के लिए कंपटीशन होगी, स्पेस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए कंपटीशन होगी, दुश्मन हो जाएगा सब कुछ। इसीलिए सेपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नर्सरी पॉन्ड में हम एकदम स्मॉल साइज फ़िश को रखेंगे सो दैट जो वेट है बड़े साइज़ फ़िश का वो इनके ऊपर गिर के, मतलब उनके वेट के कारण छोटी फ़िश का डैमेज ना हो। इस वजह से रेयरिंग पॉन्ड का साइज़ भी अलग होगा, तो फिर उसी साइज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पे पर्टिकुलर पर्टिकुलर साइज़ की फ़िश रखी जाएंगी। और स्टॉकिंग पॉन्ड में लाइकवाइज। तो ये किस तरीके से पॉन्ड बनाए जाएंगे? कोई भी पॉन्ड होगा वो मोस्टली जो आपके पेरिनियल वाटर सोर्सेस है जहाँ पे पूरे साल भर पानी अवेलेबल है, वहाँ पे एक्सकैवेशन मतलब एक टाइप से खोदना, ऐसे खोद कर ज़मीन के अंदर खोद कर जहाँ पे वाटर बॉडीज़ पेरिनियल है वहाँ पे ये नर्सरी पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड एंड स्टॉकिंग पॉन्ड बनाए जाएंगे। इन द नर्सरी पॉन्ड, अब यहाँ पे हमको अलग अलग पॉन्ड के बारे में दिया है कि अलग अलग पॉन्ड में किस किस टाइप की
फ़िश को स्टॉक किया जाता है और कितना कितना उसका मतलब जो कुछ भी है, कितना कितना वाटर इसमें है, मतलब जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। इन द नर्सरी पॉन्ड्स स्पॉन्स दैट आर 20 to 25 mm आपको समझ में आता होगा, तो 20 to 25 mm की जो आपकी स्पॉन्स है, स्पॉन्स देखो एकदम छोटी फ़िश होती है, बेबी फ़िश, तो स्पॉन्स जो है जिनका साइज़ है इतना, इनको स्टॉक किया जाता है, मतलब इनको रखा जाएगा किस पॉन्ड में, नर्सरी। छोटे बच्चे होते हैं ना नर्सरी के और हाई स्कूल के और कॉलेज के, तीनों भी बच्चों को एक ही जगह पर अगर आप लाओगे तो ऑफकोर्स बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएंगी। इससे अच्छा है कि आप नर्सरी के बच्चों को नर्सरी के स्कूल में भेजो, कॉलेज स्टूडेंट्स को कॉलेज में भेजो, एंड अगर आपके हाई स्कूल वाले हैं तो हाई स्कूल वालों को हाई स्कूल वाले स्कूल में भेजो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सेपरेशन करना है। इसी तरीके से नर्सरी पॉन्ड में जो स्पॉन्स होंगे, जो छोटे वाले फ़िश होंगे जिनका साइज़ है 20 to 25 mm, उनको स्टॉक किया जाएगा, उनकी ग्रोथ की जाएंगी, क्योंकि हम किसी भी पॉन्ड में, किसी भी वाटर बॉडी में अल्टीमेटली क्या करेंगे, हम करेंगे हमारे फ़िश का कल्टीवेशन, मतलब फ़िश को ग्रो। अभी हमको दिया है आपके 3 टाइप ऑफ पॉन्ड है। पहला है आपका नर्सरी, उसके बाद है आपका रेयरिंग, उसके बाद है आपका स्टॉकिंग। तो रेयरिंग पॉन्ड में देखते हैं, रेयरिंग पॉन्ड में किस तरीके से कौन सी वाली फ़िश को रखा जाएगा, कौन सी वाली फ़िश, इस स्टेज ऑफ फ़िश थोड़ी सी बड़ी हो जाती है फ़िश, स्पॉन से थोड़ी बड़ी वाली फ़िश जो होती है उनको बोला जाता है फ्राई। देखो फ्राई हो गया, स्पॉन हो गया या फिर फिंगरलिंग हो गया, आगे जो कुछ भी आएगा इन सभी को फ़िश ही बोलेंगे। ये डिफरेंट स्टेजेस है। मतलब देखो जब कोई बच्चा छोटा होगा उसको इन्फेंट बोलेंगे, फिर उसको बड़े को इस तरीके से समझ में आएगा ना, चाइल्ड, फिर अडल्ट, इस तरीके से डिफरेंट नाम है। तो स्पॉन्स जो है 20 to 25 mm के वो स्टॉक किए जाएंगे नर्सरी पॉन्ड में और ग्रोथ की जाएंगी उनकी। रेयरिंग पॉन्ड में स्टॉक किए जाएंगे फ्राई, जो कि 25 to 50 mm के होंगे। तो 25 to 50 mm के जो आपके फ्राई होंगे उनको आप क्या करेंगे, स्टॉक करेंगे और उनकी ग्रोथ करवाएंगे रेयरिंग पॉन्ड में। इसके कंपेयर में अगर हम देखें फिंगरलिंग्स को, तो फिंगरलिंग्स जो आपकी 50 to 125 mm की हैं उनको केप किया जाएगा स्टॉकिंग पॉइंट्स में टू अटेंड द अडल्ट स्टेज। तो फिंगरलिंग जो होती है वो सबसे बड़ी अडल्ट स्टेज होती है फ़िश की। अब 50 to 125 mm वाली ये जो साइज्ड फ़िश है इनको हम रखेंगे स्टॉकिंग पॉइंट्स में, ताकि अडल्ट स्टेज अपना एकदम अडल्ट हो जाए। यहाँ पे इनको सिर्फ अडल्ट होने के लिए रखा जाता है, यहाँ पे एग्जैक्ट ग्रोथ होती है स्पॉन्स की, और यहाँ पे भी थोड़ा ग्रोथ होती है। यहाँ पे मोस्टली जितने भी फिशेस है जो कि ग्रोथ हो गई उनकी सिर्फ थोड़ी बहुत ग्रोथ बाकी होती है, उनको ही हम इसमें स्टॉकिंग पॉइंट्स में रखते हैं। अब अगर एक जगह है जहाँ पे हम पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड्स, तो हर एक पॉन्ड की एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, इतना परसेंट। मतलब इमेजिन करो अगर आपने 10% ऑफ जगह रखी है पॉन्ड्स के लिए ऑन दिस अर्थ, या फिर एक स्पेसिफिक एरिया में 10% आपने जगह रखी है। देखो 10% आपने रखा कि चलो यहाँ पे पॉन्ड्स का क्या होगा, पॉन्ड्स का कंस्ट्रक्शन होगा। बाकी की जो 10% है जगह यहाँ पे हॉस्पिटल होगा कंस्ट्रक्ट, बाकी की 10% जो है वहाँ पे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स है या फिर एजुकेशन के रिलेटेड जो कुछ भी है वो होगा। बाकी शॉप के लिए रखी 10% ऐसे। तो ये जो हम 10% एरिया बोल रहे हैं ना, हम इमेजिन कर रहे हैं सिर्फ कि ये 10% एरिया है जो हमने पॉन्ड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए रखा है, उसमें हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड्स हैं, वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो 1% ऑफ एरिया जो है वो यूज़ करें नर्सरी पॉन्ड। हमेशा जो छोटे वाले फ़िश हैं वो बहुत छोटे से एरिया में रह सकते हैं, तो उनको एरिया भी कम लगेगा, थोड़ी जगह भी कम लगेंगी। मीनवाइल जो थोड़ी बड़ी साइज़ ऑफ फ़िश है उनके लिए थोड़ा बड़ा टाइप का हमको पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और वो पॉन्ड एक एरिया में थोड़ा ज़्यादा एरिया लेगा। तो 2% ऑफ एरिया जो होगा वो रेयरिंग पॉन्ड लेंगे, और 90% ऑफ एरिया इज़ यूज्ड फॉर स्टॉकिंग पॉन्ड। देखो सिर्फ 1 और 2%, तो यहाँ पे हम 100% का हिसाब लगाएंगे ऑलमोस्ट। मानो एक एरिया है जिसका मैंने इतना 100% रख दिया फॉर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड, तो 100% में से अगर हम एक ऐसे रफली अगर कैलकुलेट करें तो 1% ऑफ एरिया इज़ यूज्ड फॉर नर्सरी पॉन्ड, 2% ऑफ एरिया इज़ यूज्ड फॉर रेयरिंग पॉन्ड। तो सबसे कम एरिया किसके लिए यूज़ है, क्योंकि नर्सरी के लिए, क्योंकि नर्सरी के बच्चे भी बहुत कम होते हैं और नर्सरी के बच्चों को इतना कुछ ज़रूरत नहीं होती है। मीनवाइल हमारे जो स्टॉकिंग पॉन्ड में जो बड़े बड़े फ़िश हैं उनके लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, तो दैट इज़ 90% ऑफ एरिया। While the remaining area is used for various farm buildings like laboratory, office,
स्टोर हाउस एंड हैचरी एक्सेट्रा। मैंने वही बोला ना, एक पर्टिकुलर एरिया में इतना इतना हिस्से में पॉन्ड, जैसे 1% हमारा नर्सरी पॉन्ड, देखो मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, 1% आपका नर्सरी पॉन्ड, 2% आपका रेयरिंग पॉन्ड, 2% आपका रेयरिंग पॉन्ड थोड़ा बड़ा, और आपका ये जो है पूरा 90%, कि जितना भी 90% है ये पूरा का पूरा होगा आपका 90% ऑफ एरिया फॉर द स्टॉकिंग पॉन्ड। बाकी का जो एरिया होगा उसमें आपके फार्म बिल्डिंग्स, लेबोरेटरी वगैरह, लेबोरेटरी में कुछ केमिकल्स रखे जाएंगे, या फिर वहाँ पे जो लाइव फूड है उसकी स्टडी, या फिर किसी फ़िश को डिजीज़ है तो उसके लिए कोई क्यूअर उसके लिए कुछ एक मेडिसिन बनाना है फ़िश के लिए, या फिर उनका लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया है उसके लिए कुछ अगर हमको रिसर्च करना है उसके लिए एक लेबोरेटरी स्पेशल रखी है। ऑफिस रखा है, स्टोर हाउस रखा है जिसमें वेरियस इक्विपमेंट्स लाइक नेटिंग के लिए कैचिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, सब के लिए सब हमने रखा है स्टोर हाउस में। उसके बाद हमने हैचरी वगैरह वगैरह ऐसे हमने बनाया है, ठीक है। द अवेलेबल वाटर सोर्स शुड बी एडिक्वेट टू फिल द पॉन्ड्स एट एनी टाइम इन द ईयर। जो भी हम वाटर सोर्स पे एक्सकैवेशन करके इनको कंस्ट्रक्ट करेंगे पॉन्ड्स को, वो वाटर सोर्स पेरिनियल होना चाहिए, पूरे साल भर इनको पानी की जो आवश्यकता होंगी पॉन्ड में, उस पॉन्ड में पानी की जो आवश्यकता है उसको कंप्लीट करना, मतलब एडिक्वेट होना चाहिए टू फिल द पॉन्ड्स एट एनी टाइम इन द ईयर। वाटर शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। वाटर सिर्फ वाटर नहीं होता नहीं, मतलब वाटर की जो नीड है वही कंप्लीट करने से नहीं होती, वाटर किस क्वालिटी का है, कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वाटर जो है एक गुड क्वालिटी का वाटर होना चाहिए ताकि एक नेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके। नहीं तो हमने कोई सबसे बेकार से बेकार क्वालिटी वाला पानी ले लिया और उसमें हमने पॉन्ड में उस वाटर बॉडी जो कि पेरिनियल है, जो कि क्वालिटी की मात्रा में अगर हम बात करें तो एकदम ख़राब क्वालिटी की ऐसी हमने वाटर बॉडी ली, उस वाटर बॉडी में हमने क्या किया, पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करवाया, पॉन्ड में पेरिनियल वाटर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल रहेगा, बट चीज़ ये होगी कि वहाँ पे फ़िश का कल्टीवेशन बहुत ही पुअर क्वालिटी का होगा। क्यों? क्योंकि वाटर एक अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वाटर पुअर क्वालिटी का है, दैट्स वाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई यहाँ पे बोला है कि वाटर गुड क्वालिटी का होना चाहिए, नेचुरल एटमॉस्फेयर पॉन्ड्स में रखने के लिए। पॉन्ड्स आर फिल्ड विद द वाटर वाया इनलेट एंड ड्रेन्ड बाय आउटलेट। इनलेट एंड आउटलेट ये दो टर्म्स का मतलब क्या है। पॉन्ड को ना एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। इनलेट इसलिए होता है ताकि पॉन्ड में वाटर को एंटर करवाया जा सके, और वाटर को बाहर अगर हमको मानो एक्सेस ऑफ वाटर हो गया, उस एक्सेस ऑफ वाटर में आपको वाटर को रिमूव करना है पॉन्ड से, तो इसके लिए आप उसको ड्रेन कर सकते हो बाय आउटलेट। आपके 100 पॉन्ड है और इन 100 पॉन्ड को आपको ड्रेनिंग करना है, फिलिंग करना है, ड्रेन करना है, फिल करना है, इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाएंगी। आप एक पॉन्ड को फिल करोगे फिर वो ड्रेन होगा, फिर दूसरे पॉन्ड को फिल करोगे वो ड्रेन होगा। इससे अच्छा है कि आप पॉन्ड्स को एक सीरियल वाइज ऑर्डर में, लाइक सीरीज़ में आप कंस्ट्रक्ट करवाओ, ताकि एक जगह से अगर हमने पानी को फिल किया, इनलेट से पानी को हमने क्या किया, वाटर को फिल किया, तो उसका ड्रेनेज होके नेक्स्ट वाटर बॉडी में जाएगा, नेक्स्ट पॉन्ड में जाएगा, नेक्स्ट पॉन्ड के इनलेट के थ्रू वो उस पॉन्ड का भी वाटर क्या होगा, नेक्स्ट पॉन्ड में जाएगा, और ऐसे ही फर्दर होके, मतलब देखो फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, इमेजिन दिस इज़ द पॉन्ड, ये है आपका इनलेट और ये है आपका आउटलेट। तो ये है आपका इनलेट और ये है आपका आउटलेट। तो इनलेट के थ्रू आपका वाटर एंटर होगा, वाटर को हम दिखा देते ब्लू कलर से, और आउटलेट के थ्रू आपका वाटर बाहर आएगा। तो हम यहाँ पे अगर एक पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करेंगे,
तो ये बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जब सीरीज़ में पॉन्ड होंगे, अगर सीरीज़ में पॉन्ड होते हैं आपके, तो देखो इससे क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे समझना चाहे समझो। देखो ये आपका एक पॉन्ड है, ये आपका इनलेट है, यहाँ से पानी आया आया आया, यहाँ से ये जो है आपका आउटलेट, या आउटलेट जो है यहाँ से पानी ऐसे ड्रेन हुआ, इनलेट के थ्रू एंटर हुआ, ये इनलेट इसके थ्रू एंटर हुआ, आउटलेट के थ्रू बाहर आया। अब ये पानी यहाँ जाएगा सेकेंड पॉन्ड के इनलेट के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर जो भी पानी होगा उसके साथ साथ ये ड्रेन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पॉन्ड। इस तरीके से बहुत इजी हो जाएगा ये फिल करवाना, मतलब एंट्री ऑफ वाटर एंड एग्जिट ऑफ वाटर, बड़ा ही ईजी होगा जब हम सीरीज़ में कंस्ट्रक्ट करेंगे पॉन्ड्स को। और इनलेट और आउटलेट का फंक्शन तो समझ ही आ गया होगा कि इनलेट के थ्रू एंटर करता है वाटर, मतलब फिलिंग होती है पॉन्ड्स की वाटर वाया इनलेट, एंड ड्रेनेज होता है या फिर ड्रेन्ड होते हैं आपके पॉन्ड्स बाय द आउटलेट। द वाटर चैनल्स आर मेड इन द एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट्स मतलब क्या होता है ये भी समझाएंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। द इनलेट एंड आउटलेट शुड बी प्रोवाइडेड विद अ फाइन मेश स्क्रीन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अनवांटेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पॉन्ड एंड एस्केपिंग ऑफ स्टॉक्ड फिशेस फ्रॉम द पॉन्ड। इमेजिन आपका ये आपने एक क्या किया है, एक पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करवाया है। हमने अगेन यही 10 बार बोला कि आपका ये है, समझो ऐसे तो होता नहीं है बट स्टिल कंसिडर इट। इमेजिन दिस इज़ अ पॉन्ड, imagine this is a pond, this is a inlet and this is a outlet। इनलेट के थ्रू आपका वाटर एंटर हो रहा है ऐसे, और आपका आउटलेट के थ्रू पानी जा रहा है। पानी में क्या क्या हो सकता है? अगर ये पानी है तो पानी में बहुत सारे प्रेडेटरी इंसेक्ट्स, कुछ भी हो सकता है, कोई इंसेक्ट, कोई ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो सकता है। अगर होना है तो वो डेंजरस हो सकता है फिश के लिए। तो ये जो पानी है, ये जब एंटर हो रहा है तो उसके साथ साथ ये ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर आपके जो ये फ़िश है इसके अंदर ये ब्लू कलर की, पिंक कलर की फ़िश है, ये पानी के अंदर की, जो पॉन्ड के अंदर का पानी है उसके अंदर की जो फ़िश है वो भी क्या कर सकती है, एस्केप कर सकती है। कैसे? यहाँ से बाहर जा सकती है। तो ये दोनों के दोनों चीज़ों को रोकने के लिए कि बाहर की कोई चीज़ अंदर ना आए या फिर अंदर की कोई चीज़ बाहर ना जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका ये जो पॉन्ड होगा, इसका ये जो आउटलेट और इनलेट होगा, इन दोनों ही जगह पे आप एक फ़ाइन ऐसे मैश नेट लगाएंगे, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू सिर्फ आपका पानी फ़िल्टर होकर अंदर या फिर बाहर जा सकेगा। बाकी आपके जो भी ऑर्गेनिज्म हैं बाहर के अंदर नहीं आ पाएंगे, या फिर अंदर की जो फ़िश है वो बाहर नहीं जा पाएंगी। यही इस पॉइंट में दिया गया है। अभी यहाँ पे आपको नर्सरी पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड एंड स्टॉकिंग पॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो नर्सरी पॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं आपके स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल साइज्ड ऑफ फिश को रखा जाता है। ये होते हैं आपके सीजनल पॉन्ड्स, मतलब पूरे सीज़न, मतलब पूरे ईयर तक ये भरे हुए नहीं होंगे, किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही इनको फिल किया जाएगा। इनकी डायमेंशन थोड़ी कम है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम एरिया में ये प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे साइज़ की फ़िश यहाँ पे रखी जाती है। और अल्टीमेटली उनको कहाँ पे हमको स्टॉक करवाना है, स्टॉकिंग पॉन्ड में, तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। 90%, 2% एंड 1%, ये याद रखना। इतना एरिया ये ऑक्यूपाई करता है, इतना एरिया ये, और इतना एरिया ये। तो आपका जो 50-54 है, दैट इज़ 50 × 50 × 4, ये जो आपका डायमेंशन है ये आपको अच्छे से याद रखना है। लेंथ, ब्रेथ into height, that is whole volume of this pond is given. तो length 50, breadth 50 and volume, length, breadth and height उस तरीके से आपको दिया गया है। this is length, this is breadth, this is height, ऐसे। रेयरिंग पॉन्ड में भी सीजनल और पेरिनियल, अब ये सीजनल भी हो सकते हैं या फिर पेरिनियल भी हो सकते हैं, मतलब थ्रू आउट द ईयर फील्ड या फिर एक सीज़न में फील्ड। इसका डायमेंशन आपको याद रखना है, लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज़ वॉल्यूम, 90 × 30 × 4, 50-54, 4 यहाँ पे भी है, सिर्फ 90 × 30 है, यहाँ पे 50-50 है। स्टॉकिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा लार्ज होते हैं एंड पेरिनियल भी होते हैं,
इनका जो साइज़ है वो है आपका 300 इंटू 60 इंटू 6, तो ये इनका डायमेंशन है। प्रिपरेशन ऑफ दिस पॉन्ड्स इन्वॉल्व डिवाटरिंग एंड ड्राइंग ऑफ पॉन्ड्स टू डिस्ट्रॉय प्रेडेटर्स, पैरासाइट्स, देयर एग्स एंड लार्वे एज वेल एज वीड्स। पानी के अंदर बहुत सारी ऐसी फालतू की चीज़ें होती है जैसे कि एक्वेटिक वीड्स, हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ एक्वेटिक वीड्स आर द नथिंग बट ऐसी चीज़ें जो कि अनवांटेड है, जिनसे किसी को कुछ फ़ायदा नहीं, अनडिज़ायरेबल चीज़ें जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी में रह के स्पेस के लिए एंड बहुत सारे फैक्टर्स है वाटर वगैरह के लिए कम्पीट करती रहती हैं या फिर कंपटीशन में रहती है विद दी फिशेस, जो कि यूज़फुल हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन वगैरह, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल फूड है या फिर न्यूट्रिशियस फूड है। ऐसी फ़िश के साथ ये कम्पीट करते हैं, तो इनको रिमूव करना ही है, क्योंकि जो बिन काम की चीज़ें, जो यूजलेस चीज़ें, उसको रिमूव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उसको रिमूव कैसे करेंगे? किसी भी पॉन्ड को बनाने से पहले उसके अंदर कोई पैरासाइट ना हो, कोई पैथोजन की कोई एक्स वगैरह ना हो, या फिर एक्वेटिक वीड ना हो, कोई ऐसे प्रेडेटर जो कि फ़िश के लिए हार्मफुल ऐसा ना हो। इसलिए हम सबसे पहले डी वाटरिंग करेंगे, ड्रेनिंग करेंगे इनलेट के आउटलेट के थ्रू, मतलब पूरा पानी उस पॉन्ड के अंदर का हम निकाल देंगे, उसको पूरे पानी को बाहर ऐसे निकाल देंगे और एकदम उसको सूखने रखेंगे, ताकि जो कुछ भी आपके एग्स से, आपके पैरासाइट के, प्रेडेटर से या फिर एक्वेटिक वीड से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। और डी वाटरिंग करने से आपका पॉन्ड ड्राई भी हो जाएगा और फिर हम उसकी रीफिलिंग करेंगे। बट उससे पहले भी और बहुत सारे केमिकल्स के साथ उसको ट्रीट करना पड़ता है। देखो, लाइमिंग एंड मैन्यूरिंग इज़ डन टू करेक्ट द पीएच ऑफ वाटर। अभी आपने ये ड्राइनेस वगैरह करवाई है, तो इसकी वजह से आपका पीएच ऑफ वाटर थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो इसके लिए आपको लाइमिंग एंड मैन्यूरिंग करवानी पड़ेगी। एंड ये सब कुछ करवाने के बाद सबसे पहले आपको वेट करना है कि उसके ऊपर नेचुरल फूड का अबंडेंसी हो, क्योंकि नेचुरल फूड जब अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा तभी आप वहाँ पे किसी फ़िश को एक तो आप ला के रखो या फिर स्टॉक करो किसी भी पॉन्ड में, नर्सरी, रेयरिंग या फिर स्टॉकिंग, किसी भी पॉन्ड में जब वाटर के अंदर वाटर की क्वालिटी अच्छी हो, उसका पीएच प्रॉपर हो, उसमें कोई पैरासाइट ना हो, उसमें कोई प्रेडेटर ना हो, उसमें कोई एक्वेटिक वीड ना हो, तभी हम फ़िश को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कराएंगे। और मेन चीज़ जो है वो है कि उसका नेचुरल फूड का अवेलेबिलिटी। अगर नेचुरल फूड ही अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा? तो हमको आर्टिफिशियल फूड देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉस्टली चीज़ होगी। इसके लिए हमको थोड़ा वेट करना है। हमको क्या करना है? लाइमिंग मैन्यूरिंग करना है पीएच को करेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमको थोड़ा नेचुरल फूड को ग्रो होने देना है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ताकि फ़िश को जितना फूड चाहिए वो उतना फूड कंज्यूम कर पाए विदाउट एनी restriction. Fish production by old traditional method gives low yield, but composite culture gives high yield. तो ये जो composite culture है इसके बारे में भी हमको दिया है, हम बाद में बात करते हैं। बट ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा ये जो पॉइंट के अंदर सिर्फ सेम स्पीशीज़ की फ़िश को रखना या फिर इंडियन कार्प्स को ही रखना, ये थोड़ा सा कम yield देता है। इसके कंपेयर में अगर हम डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिश या फिर एक्जॉटिक कार्प्स को अगर इंडियन कार्प्स के साथ मिक्स कर दे और उनकी अगर रेजिंग या फिर उनका कल्टीवेशन एक साथ करें, इसको कंपोजिट कल्चर बोलते हैं, तो ये ज़्यादा यील्ड देता है, मतलब ज़्यादा क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज फिश का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि इन कंपोजिट फिश कल्चर फास्ट ग्रोइंग फिशेज विद डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स आर कल्चर टुगेदर। वही मैंने बोला, इंडिया की फ़िश और एक्जॉटिक कार्प दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हमारे यहाँ की फ़िश कुछ और खाती है, वहाँ की फ़िश कुछ और खाती है, तो इनको अगर एक साथ रखा भी जाए तो यहाँ पे कोई फूड का या फिर किसी भी चीज़ का कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि उनका खाना अलग है, इनका खाना अलग है। तो हम अगर पानी में दोनों का फूड सेपरेटली डालेंगे तो फ़िश को जो फूड पसंद है वही फ़िश खाएंगी और इससे ज़्यादा आपका यील्ड होगा। दे यूटिलाइज अवेलेबल फूड इन द पॉन्ड मोस्ट इफिशिएंट मैनर में, वही दिया गया है। इन पॉलीकल्चर स्टॉक्ड फिशेज आर फीड विथ आर्टिफिशियल फूड लाइक राइस और व्हीट ब्रान एंड ऑयल केक इन 1:1 रेशो। तो जो पॉलीकल्चर है, मतलब पॉलीकल्चर मतलब भी क्या है ये हमको आगे पढ़ना ही है, बट मैं बता देती हूँ, ठीक है, मैं बाद में बताऊँगी। पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है इस लाइन में। जो आपका पॉलीकल्चर है इसमें क्या किया जाता है, आपकी जो स्टॉक्ड फिशेस है उनको किस चीज़ से फीड करवाया जाता है? उनको आर्टिफिशियल फूड। यहाँ पे नेचुरल फूड अवेलेबल नहीं होता है। आर्टिफिशियल फूड मतलब क्या? आर्टिफिशियल फूड मतलब जो होममेड, या फिर होममेड नहीं बोलेंगे, ऐसे
प्रिपेयर्ड फूड है, जिसको सन ड्राई वगैरह करके जो बनाया गया है, ऐसा फूड जो कि रेडीमेड नहीं है। हाँ, तो लाइक राइस और वीट का ब्रान, राइस का जो छिलका होता है, वीट का जो छिलका होता है, उसका पाउडर बनाया है तो उसको ब्रान बोलते हैं। और ऑयल केक मतलब किसी भी ग्राउंडनट वगैरह या फिर कोकोनट या फिर कोई भी ऐसा जो फिश कंज्यूम कर पाएंगे ऐसा सब्सटेंस, उसका ऑयल, उसका केक। राइस ब्रान और ये जो ऑयल केक है, इसको अगर आप 1:1 रेशो में अगर करोगे मिक्स, या फिर 1:1 रेशो में अगर आप फीड करवाओगे फ़िश को इसके साथ, किस मेथड में, जो पॉलीकल्चर मेथड होगी उसमें, तो इससे फ़िश की ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये जो बॉक्स है अभी, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे MCQ आते हैं क्लास 12 बोर्ड में। तो इंडियन मेजर कार्प्स, जैसे कि इंडियन मेजर कार्प्स के बारे में हमको पता है, कतला, लेबियोरोहिता एंड सीरिनस मृगला, ये जो तीनों के तीनों फ़िश के नाम मैंने जो पढ़े, इन सभी को बोला जाता है इंडियन मेजर कार्प्स। तो ये जो इंडियन मेजर कार्प्स, कार्प्स मतलब फ़िश, ये जो फिशेस हैं इनको स्टॉक करना है हमको रेशो में। किस रेशो में? देखो, C स्टैंड्स फॉर कतला, L स्टैंड्स फॉर लेबियो, M स्टैंड्स फॉर मृगला। तो ये जो C:L:M है, ये है आपका 3:3:4। इससे हमको समझ में आ रहा है कि हमको कतला को और लेबियो को एकदम सेम अमाउंट में, मतलब थोड़ा कम अमाउंट में हमको, अगर आप इसका कल्चर करोगे तो रखना है, और आपके जो मृगला फिशेस होंगे उनको थोड़ा ज़्यादा रखना है। इसीलिए यहाँ पे 4 यूज़ किया है, 3:4। ये रेशो ही हमको इसके बारे में बता रहा है। अभी आपकी जो एक्जॉटिक कार्प है, एक्जॉटिक मतलब जो इंडियन नहीं है, जिसके नाम यहाँ दिए गए हैं, दैट इज सिप्रिनस, ग्रास कार्प एंड सिल्वर कार्प, और कॉमन कार्प भी हैं एग्जाम्पल। इनके साइंटिफिक नेम भी होते हैं, 11th में हमने पढ़े हैं। तो ये जो ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, अगर आपने उस पब्लिकेशन का कुछ तो भी नाम है, कोकिलागिरी, ऐसा कुछ तो भी है, उस पब्लिकेशन के, अगर आपने क्लास 11th में स्टडी की होगी टेक्स्ट बुक, तो उस पब्लिकेशन की बुक में इसका अच्छे से डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अभी यहाँ पे आपको सिल्वर कार्प के बारे में ये बताया गया है कि सिल्वर कार्प जो है उसका खाना क्या है, वो किन चीज़ों पे फीड करती है। वो फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करती है। कतला किसके ऊपर फीड करती है? ज़ूप्लैंक्टन के ऊपर। फाइटो मतलब प्लांट्स जैसे छोटे छोटे क्रिएचर, एनिमल्स, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। एंड कॉमन कार्प जो होती है वो ओमनीवरस, मतलब सभी तरीके की चीज़ें खा सकती है। ग्रास कार्प मैक्रो वेजिटेशन, स्मॉल वेजिटेशन, स्मॉल जो वेजिटेशन, स्मॉल जो वीड्स हैं उनके ऊपर फीड करेंगी। दस दे हैव नो कॉम्पिटिशन बिटवीन देम फॉर फूड। आप खुद सोचो, लेबियो रोहिता, कतला, मृगला, इनका फूड कुछ अलग, सिप्रिनस, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, इनका फूड कुछ अलग। एक दूसरे में फूड के लिए बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं होगा। अगर इनको एक साथ पानी में रखा भी जाए तो सिप्रिनस, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प कभी भी वो खाना नहीं खाएंगी जो हम कतला, लिबियो और मृगला को देंगे। वो अपना खाना खाएंगी। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो खाना है वो इनको मिलेगा, इससे ये हेल्दी रहेंगे। और जो नेचुरल फूड है, ये जो कुछ भी है ना, जैसे कि ज़ूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर ये माइक्रो वेजिटेशन, ये सब कुछ नेचुरल फूड है, लाइव फूड है, जो कि एक्वेटिक बॉडीज़ में, वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है। तो ये फूड ये खाएंगे तो ये भी हेल्दी, ये भी हेल्दी। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको, मतलब कुछ 2x ज़्यादा, 2x बेनिफिशियल होती है ये मेथड कंपोजिट कल्चर की। तो फिश प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपोजिट कल्चर ऑफ मेजर कार्प्स एंड एक्सोटिक कार्प्स, मतलब इंडियन मेजर कार्प्स और आपके जो एक्सोटिक कार्प्स हैं इनका प्लस IMC मतलब इंडियन मेजर कार्प प्लस एक्सोटिक कार्प, इनका जो प्लस है इसमें आपको 1.5 मतलब 1.5 टाइम्स आपको ज़्यादा यहाँ पे दिया है, 1.5 टाइम्स मोर प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड होता है, जो कि आपको कल्चर से होता है। सिर्फ इंडियन कार्प का सेपरेटली या फिर आपका जो मेजर कार्प का सेपरेटली या फिर आपका जो एक्सोटिक कार्प्स का सेपरेटली अगर आप उनको कल्टीवेट कराओगे तो इससे जब आप इन सबको मिक्स करके कंपोजिट कल्चर वाली मेथड यूज़ करते हो तो 1.5 टाइम
ज़्यादा प्रोडक्शन आपको ऑब्टेंड होता है। द स्टॉकिंग रेट एंड प्रपोर्शन ऑफ फिश सीड डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन एंड अबंडेंस ऑफ फूड ऑर्गेनिज्म। एक पॉन्ड में कितनी नंबर ऑफ फिश जाएंगी ये उस फिश पॉन्ड में जितना फूड प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर फूड कम है तो थोड़ी कम फिश को आपको स्टॉक करना है, अगर फूड बहुत ज़्यादा अबंडेंट है तो अबंडेंट मात्रा में रखो। बट ये भी चीज़ नहीं है, ऐसा भी नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो फूड ही एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर जैसे वाटर की क्वालिटी या फिर वाटर में मिनरल्स कितने हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, एरिया कितना है। क्योंकि अगर आप कम एरिया में अगर बहुत ज़्यादा फूड भी है तो भी हम वहाँ पे फ़िश को बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ़िश को मूवमेंट करने के लिए भी थोड़ी स्पेस चाहिए। फिशेस आर एग्जामिन्ड पीरियोडिकली टू चेक द ग्रोथ एंड इन्फेक्शन ऑफ फिशेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फ़िश को अगर डिजीज़ हुआ है तो वो फ़िश पूरे पॉन्ड को इन्फेक्ट कर सकती है, बाकी के फ़िश को भी इन्फेक्ट कर सकती है। तो फ़िश को एग्जामिन करना, वो भी पीरियोडिकली, मतलब हर हफ्ते में 4 बार, ऐसे इस टाइप से पीरियोडिकली बार बार उसको चेकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुई है, उसके बॉडी में कोई स्क्रैच वगैरह लगा तो उसके कारण कोई फंगल, बैक्टीरियल या फिर प्रोटोजोअन इन्फेक्शन तो नहीं है, ये हमको चेक करना है। इन्फेक्टेड फिश आर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड एंड मेंटेन्ड सेपरेटली फॉर द क्योर। इनकी क्योर भी करनी है और जब क्योर हो जाए तब आप उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। ब्रूड फिशेज आर मेंटेन्ड सेपरेटली फॉर ब्रीडिंग पर्पस। तो ब्रूड फिशेस को आप सेपरेटली ब्रीडिंग के लिए रखेंगे। प्योर फिश सीड्स ऑफ डिजायरेबल वेराइटीज आर प्रोड्यूस इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी बाय हाइपोफाइसेशन टेक्निक। हाइपोफाइसेशन मतलब क्या होता है, ये जो है ना, इसमें आपको एक टाइप से इंजेक्शन को, मतलब एक टाइप से ये फिश को ब्रीडिंग करवाने के लिए आप इसको इंजेक्ट करते हो फिश को। दिस इज़ द मेथड। तो डिज़ायरेबल वेराइटी की आप फिश सीड को ऑब्टेन करने के लिए हाइपोफाइजेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में भी आपको क्लास 11 में बहुत अच्छे से दिया गया था, बहुत अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत डिटेल में आपको बताया गया था। ये वर्ड जो है, ये जो टर्म है, इसका एक्सप्लेनेशन या फिर आप बोलेंगे तो इंट्रोडक्शन कराया गया है पहले भी। अदर मेथड ऑफ फिश कल्टिवेशन, फिश कल्टिवेशन को अलग अलग मेथड से, बाकी के मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है पेन कल्चर, केज कल्चर, रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम एंड रेसवे कल्चर। ये 4 जो मेथड है ये दी गई हैं। एक एक करके हम सारे मेथड्स देखेंगे, फिर उन मेथड्स के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो पहला पेन कल्चर, फिर केज कल्चर, फिर ये और फिर ये, और इसके बाद आपके बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड एक्वेरियम ऐसा कुछ है आई थिंक, और उसके साथ साथ इस चैप्टर को ख़त्म किया गया है। नहीं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड यहाँ पे नहीं है, ये अर्थ विल कॉन्क्रीट है। ओके, तो देखते हैं फटाफट से हम। तो लाइन बाय लाइन हम स्टार्ट करने वाले हैं। अदर मेथड ऑफ फिश कल्टिवेशन, देयर आर अदर मेथड ऑफ फिश कल्टिवेशन विच आर यूज्ड एट द प्लेस वेयर पॉन्ड फॉर्मेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसी जगह जहाँ पे पेरिनियल वाटर बॉडी नहीं फाउंड होंगी, वहाँ पे एक्सकैवेशन करना इम्पॉसिबल है, या फिर जहाँ पे पॉन्ड कल्टिवेशन नहीं कर पॉन्ड कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे आप किस तरीके से फ़िश को कल्चर करेंगे। तो हम बनाएंगे, हम कुछ इक्विपमेंट लेंगे, हम कुछ नेट, कुछ बाम्बू के पोल, इन सब का यूज़ करके हम एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, केज लाइक स्ट्रक्चर, पेन लाइक स्ट्रक्चर, और इन सारे स्ट्रक्चर्स में फ़िश को करेंगे कल्चर, और इसको हम नाम देंगे मेथड, दैट इज़ पेन कल्चर एंड केज कल्चर। वाटर रिसर्कुलेटिंग सिस्टम, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम बाद में बात करेंगे। तो in many parts of the world, only water available is the flowing water or in a large water bodies like lakes and reservoirs. So in many parts of the world, only water available is that the flowing water. Stagnant water available नहीं होता है, flowing water ही most of the areas में water bodies में पाया जाता है। Rearing of fish in a such a water is more difficult than in ponds. तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको फ्लोइंग वाटर में अगर फ़िश को अगर आपको रेयर करवाना हो, कल्चर करवाना हो, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है पॉन्ड के कंपेयर में, क्योंकि पॉन्ड एक स्टैगनेंट वाटर बॉडी होती है पॉन्ड में। बट वेयर एज आपका जो, अगर आप ये पेन या फिर केज कल्चर करके, पेन केज कल्चर नहीं बोलेंगे, पेन को फॉर्म करके, पेन मतलब ये पेन मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जो कि नायलॉन के नेट और बाम्बू से ऐसे कुछ बनाया जाता है। इसका डायग्राम आपको दिया गया है, ये देखो, ये ऑफशोर पेन है। ये इस तरीके से देखो, ये आपके बाम्बू के रॉड या फिर आयरन रॉड
और उसके बाद ये है आपका एक नेट और इसके अंदर वाटर जो कि फ्लोइंग है, नॉट स्टैग्नेंट, एंड यहाँ पे आपकी फ़िश कल्टीवेट हो रही है. Rearing of fish in such water is more difficult than ponds because such water bodies can be drained to expose the bottom in sun. तो ऐसी वाटर बॉडीज़ को अगर आपको ड्रेन करना है तो आपको इसको सन के थ्रू एक्सपोज कराना पड़ेगा, तभी ये ड्राई हो पाएंगी, ड्रेन हो पाएंगी. और सब कुछ जो भी है आपका, कोई एग्स रह गए पैरासाइट के या फिर एक्वेटिक वीड्स हो या फिर कोई प्रेडेटर हो, इनको अगर आपको कंप्लीटली किल करना है तो आपको इसको ड्राई करने के लिए सन से एक्सपोज कराना पड़ेगा उसके बॉटम को. हेंस प्रेडेटर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड. बट मोस्टली यहाँ पे आप खुद सोचो, यहाँ पे ड्रेनेज भी उतना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई आउटलेट नहीं है. तो इसीलिए मोस्टली प्रेडेटर्स कुछ ना कुछ अमाउंट में यहाँ पे रह ही जाते हैं, इनको रिमूव नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फीड द फिशेस और यूज़ फर्टिलाइज़र और पॉइजन्स इन सच वाटर बॉडीज़. अगर आप वाटर बॉडी में पॉइजन यूज़ करना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है. इन सच वाटर बॉडीज़ फिशेज आर कल्टिवेटेड बाय केज कल्चर और पेन कल्चर मेथड. तो ऐसी वाटर बॉडीज़ में आपको केज या फिर पेन बनाकर ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि इतनी पूरी की पूरी वाटर बॉडी जिसमें फ्लोइंग वाटर फ्लो हो रहा है उसको ड्राई सन के थ्रू ड्राई करना कम्प्लीटली इज़ नॉट पॉसिबल. अगर ड्राई नहीं कर सकते इसका मतलब ये कि फ्लोइंग वाटर प्रेजेंट रहेगा, मतलब यहाँ पे प्रेडेटरी इंसेक्ट्स, प्रेडेटरी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे ही रहेंगे. तो ये प्रेडेटरी इंसेक्ट्स, प्रेडेटरी ऑर्गेनिजम्स का आपको पूरी तरीके से इनको किल करना है. ये किल तो नहीं हो सकते, तो रिमूव भी नहीं हो सकते. तो हम एक काम करेंगे कि इसको रहने देते हैं, हम एक पेन या फिर केज कल्चर कर लेंगे. मतलब कल्चर मतलब इसको कल्टीवेट कर लेंगे, कल्टीवेट नहीं, इसको फॉर्म कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. कल्चर और कंस्ट्रक्ट में थोड़ा फ़र्क है, बट मैं जब भी कल्चर बोलूँ आप समझ जाना, पेन कल्चर कर लेते हैं, मतलब पेन को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ऐसे. इन सच वाटर बॉडीज फिशेज आर कल्टिवेटेड बाय केज कल्चर एंड पेन कल्चर. मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स आर पेन कल्चर, केज कल्चर, recirculating word system, raceway culture. पेन कल्चर क्या है? दिस मेथड ऑफ फिश कल्चर इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन स्कॉटलैंड एंड इसराइल. इसराइल एंड स्कॉटलैंड, इन दो जगहों पे मोस्टली ये जो फ़िश कल्चर है, कौन सी मेथड से? पेन कल्चर से. मतलब पेन को कंस्ट्रक्ट करो और पेन में कल्चर करवाओ, फिश का कल्टीवेट करवाओ. ये मेथड बहुत ज़्यादा कॉमनली प्रैक्टिस्ड है इन दी स्कॉटलैंड एंड इसराइल. नाउ डेज इट इज़ अडॉप्टेड इन सम ऑफ द एशियन कंट्रीज़. एशियन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा अडॉप्टेड की गई है इस मेथड को, उन्होंने अपनाया है इस मेथड को. फिशेज आर कल्चर्ड इन पेन्स इनसाइड द लेक्स और ऑफशोर एरियाज इन फ्लोइंग वाटर. तो आपके जो फ़िश हैं उनको कल्चर किया जाएगा पेन के अंदर. पेन मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है, बैम्बू या फिर बाम्बू बोलो, जो बोलना है बोलो, बैम्बू एंड या फिर बाम्बू एंड आपके ये जो होते हैं मेश्ड नेट, उनके स्ट्रक्चर को पेन बोलते हैं. उस पेन के अंदर वाटर बॉडी जो फ्लोइंग वाटर वाली है, लेक, उसके अंदर कंस्ट्रक्ट करवाएंगे ऑफशोर एरियाज़ में. इसीलिए आपको यहाँ पे ऑफशोर पेन दिखाई दे रहा है, ऑफशोर एरिया में, इसलिए ऑफशोर पेन. अब देखो पेन्स क्या है, इनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है. पेन्स आर इनक्लोजर्स, मतलब इनक्लोज्ड हो जाते हैं, एक ऐसा इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्टेड ऑफ बाम्बू और वुडन पोल्स. तो वुड के या लकड़ी के या फिर बाम्बू के, मतलब सेम ही है, बाम्बू या फिर वुडन पोल्स के थ्रू, या एंड नायलॉन नेट जो होता है आपके, नायलॉन नेट, इन दो चीज़ों से आपको इसको कंस्ट्रक्ट करवाना होता है. पोल्स आर फिक्स्ड इन द बॉटम ऑफ द शैलो वाटर एरिया एंड नेट्स स्ट्रंग फ्रॉम पोल टू द पोल टू फॉर्म इनक्लोजर. तो पोल के बॉटम से, मतलब पोल के नीचे से लेके ऊपर तक पूरा उसको नेट ऐसे बांधा जाता है. जैसे आपने अगर देखा होगा तो एक तरीके से मंडप जैसे बांधा जाता है, उस तरीके से मंडप की तरह इसको, एक तरीके से मंडप टाइप होता है ना, उस मंडप की तरह इसको पूरा ऐसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है. द नेट्स आर एंकर्ड एट द बॉटम सो स्टॉक्ड फिशेस कांट एस्केप. नेट जो है वो बॉटम में भी एंकर्ड किए जाते हैं ताकि
पानी ही एंटर हो सके, आपके स्टॉक्ड फिशेस एस्केप ना हो सके या फिर आपके प्रेडेटरी इंसेक्ट्स एंटर ना कर सके। द नेटिंग यूज फॉर द पेन्स मस्ट बी ऑफ नायलॉन। जो नेटिंग में आप जो नेट यूज़ कर रहे हैं वो नायलॉन होना चाहिए, सो इट डज़ नॉट रोट। रोट मतलब सड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो अगर आप कोई रोप वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वो सड़ जाएंगी पानी में। तो पानी में नायलॉन ही यूज़ करो ताकि वो सड़े ना, बेस्ट क्वालिटी का। द पोल्स मस्ट बी ट्रीटेड विथ ऑयल सो दे डज नॉट वाटर लॉक्ड एंड रोट। आपके जो पोल्स होंगे उनको आप ऑयल उनके साथ ट्रीट करवाओ, मतलब उनको अप्लाई करवाओ ताकि पानी के वजह से उनका रॉटनिंग ना हो। द साइज ऑफ पेन्स वैरीज, यूजुअली 20 मीटर इन लेंथ, 10 मीटर इन ब्रेथ एंड 5 मीटर इन डेप्थ। हाइट नहीं है, डेप्थ है, क्योंकि हम वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो 20 मीटर उनकी लेंथ होनी चाहिए पेन्स की। ये जो साइज़ है देखो 20 इंटू, ये डायमेंशन याद रखना है, 20 इंटू 10 इंटू 5, 20 इंटू 10 इंटू 5, ये डायमेंशन है। लेंथ में 20 मीटर, 10 मीटर इन ब्रेथ एंड 5 मीटर इन डेप्थ। तो ये जो है इस तरीके से साइज़ होना चाहिए आपके पेन्स का। अभी अगर हमारा जो वाटर है वो फर्टाइल नहीं है तो हमको फीडिंग देनी पड़ेगी। फर्टाइल मतलब क्या कि उस वाटर में नेचुरल फूड, लाइफ फूड प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसी हमारी कंडीशन है वाटर की तो हमको सप्लीमेंट्री फीडिंग देनी होगी, मतलब आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िश को आखिरकार हमको डेवलप करना है, ग्रो करवाना है, उनका ग्रोथ करवानी है, उनको ज़िंदा रखना है। तो ठीक है, इन फर्टाइल वाटर्स फिशेस ग्रो विथ फास्टर रेट एंड देयर इज़ नो नीड टू सप्लाई द फूड। ऐसे वाटर देखो, अगर वो वाटर फर्टाइल नहीं हुआ तो आपको सप्लीमेंट्री फीडिंग देनी है, मगर अगर वो वाटर आपका फर्टाइल हुआ तो वाटर में जो फिशेस होंगी उनको आपको फीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्टाइल वाटर में फिशेस बहुत ही अच्छी तरीके से फास्टर रेट में ग्रो होती है एंड देयर इज़ नो नीड टू सप्लाई द फूड। पेन्स रिक्वायर नो फर्टिलाइजेशन एंड वेरी लिटिल मेंटेनेंस। यहाँ पे फालतू का आपको ऐसे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, या फिर ऐसे कुछ मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी। नहीं, मॉनिटरिंग की ज़रूरत होगी, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, वेट। तो पेन्स रिक्वायर नो फर्टिलाइजेशन एंड वेरी लिटिल मेंटेनेंस, मतलब इतना कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होगी। हाउएवर पेन्स आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड। तो ये जो पेन्स हैं इनके लिए जो मटेरियल लगेगा या फिर उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ पेन इज़ इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 पॉन्ड ऑफ द सेम साइज। आपको पॉन्ड कल्चर से और इस पेन कल्चर से कंपेयर करके बताया है कि एक पॉन्ड को इसी सेम साइज़ के एक पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए जो मनी लगेगा वो एक पेन को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए लगेगा, मतलब एकदम इक्वल है दोनों का जो कॉस्ट है। पेन्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय बिग स्टॉर्म बट पॉन्ड्स कैन नॉट। पॉन्ड्स ऐसी चीज़ है जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, क्योंकि पॉन्ड्स मोस्टली ऐसे नायलॉन नेट या फिर आपके बम्बू पोल से नहीं बनाए होते हैं। ये एकदम एक्सकावेशन करके आपके ये प्रॉपरली बनाए जाते हैं, प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। मीनवाइल ये एक ऐसे आर्टिफिशियल टाइप ऑफ, मतलब आर्टिफिशियल नहीं बट फिर भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इस वजह से जब अगर कोई स्ट्रॉम मतलब आंधी तूफान आए तो ये फटाफट से टूट सकते हैं। और इनका टूटना ही एक प्रॉब्लम नहीं है, इनके टूटने से उनके अंदर जो फिश होगी उनको भी लॉस होगा, मतलब उनकी लाइफ का एक सवाल बन जाता है ना, उनकी लाइफ थ्रेटन हो जाएंगी। सो पेन्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय बिग स्टॉर्म, ये हमने पढ़ा। लाइफ ऑफ फिश पेन इज़ 3 to 5 years इन वाटर। बट देखो यहाँ पे कोई रोटन होने का वगैरह समस्या नहीं है, मतलब रॉटनिंग वगैरह, मतलब कोई रोट वगैरह नहीं हो गया यहाँ पे। मतलब जो आपके बाम्बू पोल्स है यहाँ पे भी हमने ऑयलिंग की है, नायलॉन के नेट अच्छी क्वालिटी की यूज़ किए हैं। 3 से 5 साल आपका आराम से ये पानी के अंदर चल जाएगा फिश का पेन मतलब ये अगेन मेनी फिशेस एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू ब्रीड एंड स्पॉन द एरिया ऑक्यूपाइड बाय पेन्स।
यहाँ पे फिश का ब्रीडिंग भी हो सकता है। द पेन्स देयरफॉर रिड्यूस नेचुरल प्रोडक्टिविटी ऑफ वाटर बॉडी। तो इसकी वजह से ये नेचुरल प्रोडक्टिविटी ऑफ वाटर बॉडी को रिड्यूस करवा, ये सारे फैक्टर्स द पेन्स देयरफॉर रिड्यूस नेचुरल प्रोडक्टिविटी ऑफ वाटर बॉडी। ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में हम बढ़ेंगे आगे। एडवांटेजेस क्या है? फिश कल्टिवेशन इज पॉसिबल इन अ फ्लोइंग वाटर, नो फर्टिलाइजर और मैन्योर इज रिक्वायर्ड, नो एक्स्ट्रा फीडिंग इज रिक्वायर्ड, फिश आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर एनिमीज, इट रिक्वायर्स लिटिल मेंटेनेंस, फिश ग्रो बेटर विथ फास्ट रेट एंड मोर यील्ड विल बी ऑब्टेन्ड। तो अगर आप पेन कल्चर के थ्रू फिश को कल्टीवेट कर रहे हैं तो इसके क्या एडवांटेज हैं? इसमें एडवांटेज पहला ये है कि जब आप फिश कल्टीवेशन कराओगे तो ये फ्लोइंग वाटर में होगा, और फ्लोइंग वाटर में होने के साथ साथ जब ये मेथड करेंगे तो एंट्री जो होगी ना वो हम कम करेंगे। एंट्री जो भी फिश की है, प्रेडेटरी ऑर्गेनिजम्स की है इनसाइड द पेन, या फिर हमारे एस्केप होने का डर जो है ना फिश, वो कम हो जाएगा। तो देखो, फिश आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनिमीज़, लिटिल मेंटेनेंस लगेगा, इतना कुछ हमको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा अगर ये फर्टाइल हो गया, हमारी किस्मत अच्छी है कि फर्टाइल हो गया, तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएंगी। मतलब फ़िश जो होगी वो बहुत ही फास्ट रेट में और बहुत ज़्यादा यील्ड देंगी। मतलब जितना ज़्यादा अच्छा फूड होगा, लाइव फूड, उतनी फ़िश उस पर फीड करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ़िश का प्रोडक्शन होगा, प्रॉफिट भी होगा और कंजम्पशन के लिए भी अच्छी होगी। ज़्यादा फर्टिलाइज़र या फिर मैन्योर की ज़रूरत नहीं होती है, एंड एक्स्ट्रा फीडिंग भी रिक्वायर्ड नहीं होती अगर आपका फर्टाइल है तो पॉन्ड नहीं, पेन। अभी डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़े एक्सपेंसिव है बिल्ड करने को। लाइफ ऑफ फिश पेन इज़ लेस देन अ पॉन्ड। जैसे हमने देखा कि पॉन्ड में परमानेंट होता है सब, यहाँ पे टेम्पररी काइंड ऑफ होता है, आर्टिफिशियल टाइप ऑफ। मतलब इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं होता सिस्टम, स्ट्रॉन्ग से भी बिखर सकता है, बट फिर भी 3 से 5 साल तक ये चल जाएगा क्योंकि हमने अच्छा मटेरियल जो कि रोटन ना हो वो यूज़ किया है। इन इनफर्टाइल वाटर, देखो फर्टाइल वाटर के एडवांटेजेस हमने देखी, बट अगर पानी में फर्टिलिटी नहीं है, मतलब इनफर्टाइल है, लाइफ फूड ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा? एक्सपेंडिचर लगेगा सप्लीमेंट्री फीडिंग के लिए, आर्टिफिशियल फूड देना पड़ेगा। उसके साथ साथ इट रिड्यूसेस द नेचुरल प्रोडक्टिविटी ऑफ वाटर बॉडी इन विच इट इज़ बिल्डअप। अगर इनफर्टाइल है तो नेचुरल प्रोडक्टिविटी ऑफ वाटर बॉडी भी रिड्यूस होंगी। केज कल्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो अब तक का जो भी सेशन हुआ है आप उसको रिवाइज़ करें।